नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है और हम कैमास वध के महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल की चर्चा कर रहे थे। चूँकि व्याख्या का प्रश्न अनिवार्य होता है, हर परीक्षा में आता है, इसीलिए व्याख्या के स्थल देखना आवश्यक हो जाता है। और प्रश्नों की चर्चा हमने पहले कर ही ली थी, पृथ्वीराज रासों पे और क्या बनते हैं उसको लेकर हमारी वीडियो पहले से उपलब्ध है। तो आज हम जो छंद पढ़ेंगे वो 20 नंबर का है इस पुस्तक में, जो माता प्रसाद जी गुप्तवर्ष द्वारा संपादित है, कैमास वध, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो पिछली कक्षा में आपने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान कैमास को अपने बाण से वध कर देता है और उसकी जो शरीर होता है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, वहीं दफना देता है उसको और वापस चला जाता है। अब वह अपना शिकार पे जो गया हुआ था वो वापस आ जाता है और अब आगे वो जो बात कर रहा है वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है एक तरह की, कि जैसे उसने तो जो है कैमास को कहीं देखा ही नहीं। इसी प्रसंग में कवि कहता है, प्रथम सूर पूछई चहुआना। सबसे पहले चौहान ने, यहाँ चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान है, आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले उसने वीरों से पूछा, सूरवीरों से, मतलब जो अपनी सेना में, अपने दरबार में जो वीर लोग होते थे उनसे पूछा, हई कैमासु कहू कोई जानो। क्या कैमास कहीं है, कोई जानता है, कहाँ है वो? ऐसे तरणी छिपत संजी सिर नायो, प्रातः देव महल न पाए। तो वो जो वीर सामंत हैं वो क्या कहते हैं कि सूर्य के छिपते समय संध्या काल में तो हमने सिर झुकाया था, यानी किसको? कैमास को। हमने शाम को तो जो है, यानी शाम को तो कैमास उनको मिला था, किंतु प्रातः काल में हमने महल में नहीं पाया। लेकिन जब हम सुबह गए उनके महल वहाँ पे, तो हमको कैमास कहीं नजर नहीं आए। प्रथम सूर पूछई चौहानो, है कैमासु कहीं को जानो। पृथ्वीराज चौहान ने वीर पुरुषों से पूछा कि कैमास को कहीं आपने देखा है, जाना है? तो वीर पुरुष कहते हैं कि तरणी छिपत संजी सिर नायो। जब सूर्य, तरणी सूर्य को कहते हैं, जब छिप रहा था यानी संध्या काल के समय तो हमने सिर झुकाया था, यानी जो अभिवादन का एक जो प्रोसेस होता है दरबार में वह हमने किया था। परंतु प्रातः देव महल न पायो, किंतु हमने देव प्रातः काल में उनको नहीं पाया, यानी वो हमें प्रातः काल में नहीं मिले। मिलते भी कैसे? क्योंकि पृथ्वीराज ने उनका वध कर दिया था। अगले छंद में क्या कह रहे हैं कवि? उदय अगस्त्य नयन दिठी, उज्ज्वल जल शशिकाश, मोहि चंद है विजय मन, कहू कहाँ कै मास। उदय अगस्त्य, अगस्त्य के उदय होने से, अगस्त्य एक तारा होता है, एक ऋषि भी आपके हुए हैं जो वशिष्ठ जी के भाई थे, और कहा जाता है वो दक्षिण में फिर चले गए थे, बनारस के उधर से। तो लेकिन यहाँ पर तारे का अर्थ है, तो उदय अगस्त्य नयन दिठी, उज्ज्वल जल शशि काश। पृथ्वीराज कहता है कि अगस्त्य तारे के उदय होने से नेत्रों की दृष्टि में जल, चंद्रमा तथा काम उज्ज्वल दिखाई पड़ने लगे हैं। मोहि चंद इह विजय मन, कहू कहाँ कै मास। हे चंद, यानी वो चंद्र बरदाई को संबोधित करते हुए आप कह रहे हैं कि मेरे मन में तो विजय, कन्नौज पर विजय की वो एक बात लगी हुई थी, तो इसलिए तुम बताओ कि कैमास कहाँ पर है। अब चंद्र जो वो क्या जवाब देता है? नागपुर सुरपुर सयल, कथित कहू सब साज, दामय दुल्लो भयो, कहू न जाई प्रति राज। नागपुर यानी नागलोक, सुरपुर देवलोक आदि सब के साज यदि तू कहे तो मैं कहूँ, यानी अगर ये सब जो है कहे
तो मैं कहूँ, दाही मोह दुर्लभ भय कहूँ न जाई पृथ्वी राज। इन लोकों में जो दुर्लभ हो गया है कैमास, उसके बारे में मुझसे कहा नहीं जाता। यानी मैं कैसे, चंद्रबरदाई जान रहा है कि क्या हुआ है उसको, तो वो कह रहा है कि अब मैं कैसे कहूँ, उसकी अपनी एक अंतर्द्वंद है उसकी। अब कहे तो फंसे वो, ना कहे तो जो वो संकट है उसका। अगले छंद में कहता है पृथ्वीराज, कहाँ भुजंग कहाँ उदय सुर, निकमु कबू कवि शंडी, कई कैमास बताओ मो, कई हर सिद्धि बर झंडी। कैमास क्या भुजंग यानी सांप आप जानते हैं, अथवा क्या वो देव योनि में उदय जन्मा है, उदय हुआ है। कहाँ भुजंग, क्या वो नाग है, सर्प है। कहाँ उदय सुर निकम्मु, क्या वो देव योनि में यानी सुर देवताओं को कहते हैं, उनकी योनि यानी उनके उस में उदय हुआ है क्या। जो कह कैमास बताए मोह, कही हर सिद्धि बर झंडी। तो अपने उस निकम्मे काव्य को कवि को कह रहा है चंद्रबरदाई को कि तू उसको नष्ट कर दे, और या मुझे कैमास का पता बता। ये दो कामों में से एक तू कर। यानी तू कवि है, तू जानता है सब कुछ, और अपने यहाँ एक कहावत भी चलती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता वहाँ कौन पहुँच जाता है, वहाँ कवि की दृष्टि पहुँच जाती है। तो पृथ्वीराज क्या कहते हैं कि कहाँ भुजंग कहाँ उदय सुर, निकमु कबू कवि शंडी। कैमास क्या कोई देवलोक से जन्मा है, देवताओं के कुल में जन्मा है, कि क्या कोई वो सर्प है, क्या है जो तुम चंद्रबरदाई मुझे उसके बारे में बताओ। कह कैमास बताई मुँह, कई हर सिंधी बन। या फिर तुम अपनी ये जो कविता पे अपने गर्व करते हो, या अपने ये जो तुम तथाकथित अपने आप को कवि कहते हो, या तो तुम ये कहना छोड़ो या अपनी उस कविता को ही नष्ट करो। मतलब एक तरह से उसको प्रोवोक कर रहे हैं चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज कि तुम जो है मुझे कुछ कैमास के बारे में बताओ। 24वें छंद में अब चंद्रबरदाई क्या कह रहा है, जौ छंडई शेष धरणी, हर छंडई विष कंद। यदि शेष धरणी को छोड़ दे, शिव विष कंद का खाना छोड़ दे। जब छंडई छोड़ना, छंडई मतलब छोड़ना, शेषई मतलब शेषनाग। जैसे शेषनाग धरती को छोड़ दे, या शिव विषकंद खाना छोड़ दे, रवि छंडई तप ताप, सूर्य अपनी गर्मी अपनी तप भरी किरणों को छोड़ दे, तो कवि चंद जो है वह अपना वर छोड़ सकता है। यानी जो उसको कविता करने का जो है, जो वरदान है, जो सरस्वती की उस पर कृपा है, वह चंद्रबरदाई छोड़ सकता है। या कैसे छोड़ दे, क्या शेषनाग धरती को छोड़ सकता है, क्या शिव जो है विषकंद खाना छोड़ सकते हैं, या बिल्कुल असंभव बात कि क्या सूरज अपनी गर्मी या उस तापपूर्ण किरणों को छोड़ सकता है क्या। यानी अर्थात कवि क्या कह रहा है चंद, कि जैसे ना शेषनाग अपनी पृथ्वी को छोड़ सकता है, ना शिव वो जो है विषकंद खाना जैसे छोड़ सकते हैं, जैसे सूरज अपनी गर्मी और ताप उनकी किरणों को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही ये कवि चंद भी अपनी कविता लिखना नहीं छोड़ सकता। 25वें छंद में कवि कहता है, हटी लगऊ चौहान निप, उंगली मुसह फणिंद। परंतु राजा हटी होते थे, पहले भी आपको पता है, और एक हट या एक वो जिद जो आ गई तो उसको फिर निभाना ही निभाना है, फिर उसमें कुछ भी हो जाए। तो चौहान राजा हट में पड़ गया, यानी वो उस प्रण करके बैठ गए कि भाई कवि चंद्र तुम ही मुझे कैमास के बारे में बताओ, क्योंकि इन सामंतों ने तो शाम को देखा था, अभी सुबह इन्होंने किसी ने उसको नहीं देखा है, तो तुम बताओ अपने, तुम तो कवि हो, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ करते हो। हटी लगे चौहान निप, उंगली मुँह मुसह फणिंद। यानी अब चंद्रबरदाई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है कि ये राजा का हट हो गया है, और अब इसका हट करना वो वाली बात हो गई कि सांप के मुंह पर उंगली रखना है। यानी अब ये कहे
तो भी फंसे और ना कहे तो भी इसके संकट हैं। तिहु पुरी तू मति संचर, सु कयु बयन कवि चंद। उसने चंद से कहा, यानी पृथ्वीराज ने अब क्या कहा, तेरी बुद्धि तीनों लोकों में संचरण करती है, यानी घूमती है कवि की, इसलिए हे कवि चंद यह वचन कहे कि कैमास कहाँ है। इसलिए तू अब बता कि कैमास कहाँ है। त्रिपुरी तू मति संचरईसु कयु बयन कवि चंद, यानी तेरी जो मति है वो तीनों लोकों में घूमती है, संचरण करती है। तो अब तू जो है बता कि कैमास कहाँ पर है। छंद नंबर 26 भी देख ही लीजिए। शेष सिर परि सुर तर जई, पुच्छई निप ऐस, दोहु बोली मंडन मरणु, कही तहु कबू कहेश। हे राजा, चंद्र ने कहा, शेष सिर पर सुर, शेष के सिर पर और सूर्य के नीचे, सुर तर जई, पच्छे निप ऐस, ऐसे तीनों लोकों के विषय में यदि तू ऐसा पूछता है, दो बोली मंडन मरणु, कही तऊ कब्बू कहेश, तो दोनों बातों से बताने पर भी और न बताने पर भी मंडना है, मरना है। इसलिए यदि तू कहे तो मैं अपनी कविता कहूँ, यानी मैं अपना काव्य कहूँ। शेष सुर परी सुर तर जई, पुच्छई निपुण ऐस। हे राजा, हे पृथ्वीराज चौहान, तुम अगर अब ऐसी ही बात पूछ रहे हो कि क्या कैमास कहाँ है और क्या है, तो मेरा तो जो है मुश्किल दोनों ही स्थितियों में है। मैं बताऊंगा तो भी मेरा संकट है, और अगर मैं नहीं बताता हूँ तो भी जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो आज हमने इन पदों पर आपसे चर्चा की, और व्याख्या का प्रश्न अनिवार्य होता है, तो आप पूरा जो है उसको तैयार करके जाएं। व्याख्या कैसे करना है इसका पैटर्न भी मैंने आपको ई कंटेंट के द्वारा डाल कर दिया है। तो आज आप जो है इस चीज़ को जो है एक दो और पद आप अपनी तरफ से करके जो है, मैं भी दूंगा आपको ये प्रश्न, और लेकिन कुछ अगर आप स्वयं भी किसी पद की व्याख्या करके अगर आप बताते हैं तो हम उसको भी जो है देख के चेक कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो होम असाइनमेंट में जो है इसकी पंक्तियाँ दूंगा ही आपको, ताकि आप जो है उसको और अच्छे से कर सकें। और चूँकि करने का तरीका वही है कि पहले 3-4 पंक्तियों में, 2-3 पंक्तियों में आपको कविता कहाँ से ली गई है, कौन इसके रचनाकार हैं, और जैसे कि अपने पाठ्यक्रम में ये कैमास वध स्पेशली एक शीर्षक नाम से ही पुस्तक जुड़ी हुई है, तो अगर ये आप उसमें और अच्छे से लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वो कैमास वध से अवतरित है, तो परीक्षक को बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न व्याख्या आता है छोटे सवालों के बाद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छोटे सवालों पर तो जैसा सही और गलत सीधी एक चीज़ है कि ये आता है तो सही, और नहीं तो विस्तृत मूल्यांकन फिर व्याख्या से ही शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।